गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आगे हम लेसन स्टार्ट करते हैं और आगे इस लेसन में है फंगाई। फंगाई के बारे में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि फंगाई में आपको डाइवर्सिटी बहुत मिलेगी। डाइवर्सिटी इसलिए मिलेगी क्योंकि फंगाई एक हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है। फंगाई एक हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है। फंगाई को उसके नीड्स के अकॉर्डिंग जहाँ वो सरवाइव कर सके स्पेसिफिक मॉर्फोलॉजी के अकॉर्डिंग रहना पड़ता है और सर्वाइवल कंडीशन के कारण ही उसमें डाइवर्सिटी पाई जाती है। फंगाई क्लास में सर्वाइवल कंडीशन के अकॉर्डिंग ही डाइवर्सिटी पाई जाती है। ठीक है, फंगाई हेटेरोट्रॉफिक है, उसमें मल्टीपल डाइवर्सिटी है। आपको फंगाई कॉस्मोपॉलिटन है, हर जगह ये मिलता है, पानी में, मॉइस्ट एनवायरनमेंट में, ड्राई एनवायरनमेंट में आपको फंगाई मिलेगा। अब नेक्स्ट चीज़ ये है कि फंगाई की प्रेजेंस सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेगी। फंगाई की प्रेजेंस सबसे ज़्यादा उस जगह मिलेगी जहाँ पे एनवायरनमेंट थोड़ा सा हॉट हो और उस हॉट एनवायरनमेंट में थोड़ा सा मॉइस्चर हो। ठीक है, और इसका रिवर्स क्या है। अगर आप किसी भी चीज़ को फ्रिज में रखते हैं, रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, तो यहाँ से हीट कम होने की वजह से फंगाई का फंक्शन कम हो जाता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है फूड को अगर किसी कंटेनर में बंद करके रखा जाता है और उस फूड में हीट है और उसका हीट की वजह से कुछ एयर वेपर्स बन जाते हैं। फूड और हीट की वजह से कुछ एयर वेपर बनता है और मॉइस्चर बनता है। यहाँ पे मॉइस्ट एनवायरनमेंट है, ह्यूमिडिटी इसके अंदर क्रिएट होती है, तो यहाँ पे फंगस बन सकती है और खाना वेस्ट हो सकता है और वो खाना ईटेबल नहीं है। ठीक है, ये है फंगाई। अगर आपको कहीं पे भी गर्म और मॉइस्ट एनवायरनमेंट मिलता है तो वहाँ पे फंगस बन सकती है। जैसे कि हमने अगर किसी कंटेनर में फूड रखा है और वो गर्म है, उससे वेपर बनती है, स्टीम बनती है, तो वो एनवायरनमेंट हॉट भी है और उसके अंदर मॉइस्चर भी है, वहाँ पे फंगस प्रोड्यूस हो सकती है। इन्हीं फंगस से बचाने के लिए फूड को रेफ्रिजरेटर में रखा जाता है। नेक्स्ट, फंगाई का रोल क्या है, फंगाई की एप्लीकेशंस क्या है, वो कहाँ काम आ सकती है। फंगाई हार्मफुल भी है
और हेल्प भी करती है। फंगाई हार्मफुल भी है और हमारी किसी चीज़ों में हेल्प भी कर सकती है। जैसे फंगाई से एंटीबायोटिक बनाई जाती हैं, एंटीबायोटिक्स बनाई जाती हैं, फंगाई से एंटीबायोटिक्स बनाई जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पेनिसिलियम, पेनिसिलियम एक एंटीबायोटिक है। पेनिसिलियम एक एंटीबायोटिक है, ठीक है। अब फूड प्रिपरेशन में यीस्ट काम में लिया जाता है। किसी भी फ्लोर को फ्लफ़ी बनाने के लिए पिज़्ज़ा, स्लाइसेस और गार्लिक ब्रेड, कई चीज़ों में, नॉर्मल ब्रेड बनाने में, केक, ये सब चीज़ें बनाने में यीस्ट काम में लिया जाता है फूड प्रिपरेशन के लिए, बिकॉज यीस्ट यूज़ फॉर फर्मेंटेशन। यीस्ट यूज़ फॉर फर्मेंटेशन के लिए यीस्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। तो एंड और फूड अगर ज़्यादा देर तक रखा जाता है तो फूड वेस्टेज होने का जो रीज़न है वो भी फंगाई है। मल्टीपल फंगस फूड पे लग जाती है जिससे फूड ख़राब हो जाता है। कभी ब्रेड में, किसी ब्रेड स्लाइस में इस तरह के ब्लैक डॉट्स दिखते हैं, कुछ फाइबर्स दिखते हैं, वो भी फंगस है। किसी अचार के कंटेनर में इस तरह के फाइबर्स दिखते हैं, कॉटन जैसा स्ट्रक्चर दिखता है। अगर उसमें ऑयल कम है, उसमें फ़ैट कम है, तो जिस जगह पे फ़ैट नहीं है और जिस जगह पे मॉइस्चर बनेगा या फिर गलती से किसी अचार में पानी चला जाएगा तो वहाँ पे जो फाइबर्स दिखते हैं वो भी फंगस है। फंगस हेल्प भी कर रहा है और फंगस नुकसान भी पहुंचाता है, ठीक है। मल्टीपल चीज़ों के प्रोडक्शन के लिए, कंप्लीट प्रोडक्शन के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए फंगाई इम्पॉर्टेंट है। जैसे ब्रेड बनाने के लिए फंगाई चाहिए, यीस्ट चाहिए, मल्टीपल ड्रिंक्स बनाने के लिए फंगाई चाहिए। बेसिकली फंगाई फर्मेंटेशन के काम में लिया जाता है। बेसिकली फंगाई फर्मेंटेशन के काम में लिए जाने वाली चीज़ है। अब नेक्स्ट फंगाई की स्ट्रक्चर कैसी है उसे हम समझते हैं कि फंगाई कैसा दिखता है और उसे पहचान कैसे सकते हैं, ठीक है। यीस्ट एक फंगाई है, फंगाई किंगडम में आता है और यीस्ट है यूनिसेलुलर। बट इसके अलावा जो भी फंगस या फंगाई किंगडम में आते हैं वो होते हैं फिलामेंटस। फिलामेंटस का मीनिंग है कि इनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर होगी, जो इनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होगी, वो कैसी होगी, एक फिलामेंट के जैसे, एक फाइबर के जैसे, ठीक है। जब आप ब्रेड के अंदर डॉट्स देखते हैं और अचार के अंदर फाइबर्स देखते हैं, कॉटन जैसा स्ट्रक्चर देखते हैं, एक्चुअली में वो होता ऐसा है, इस तरह का एक फिलामेंट है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। और ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर मल्टीपल हैं। इन्होंने कंप्लीट नेटवर्क बनाया है, इस तरह डैश्ड हैं और इन्होंने कंप्लीट नेटवर्क बनाया है। इस तरह का जो इनका कंप्लीट स्ट्रक्चर है, जो इन्होंने कंप्लीट नेटवर्क बनाया है, ये जो नेटवर्क है ये क्या कहलाता है और ये एक सिंगल स्ट्रक्चर क्या कहलाता है।
ये एक जो सिंगल स्ट्रक्चर है ये कहलाता है हाइफी, और ये कंप्लीट जो नेटवर्क है, ये कंप्लीट नेटवर्क कहलाता है माइसीलियम। कंप्लीट नेटवर्क कहलाता है माइसीलियम। ठीक है। अब इसका रीज़न क्या हो सकता है? इस तरह का स्ट्रक्चर बना है तो उसका रीज़न क्या हो सकता है? इस तरह का स्ट्रक्चर बनने का सिंपल सा रीज़न है द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन द फंगाई। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन द फंगाई, किस तरह से फंगाई फूड इंटेक करता है। फंगाई का फूड इंटेक का एक सिंपल सा मेथड है, फंगाई को जो बेस मिला है जिस पर वो सरवाइव कर रहा है, क्योंकि फंगाई हेटेरोट्रॉफ है, वो एक सब्सटेंस पे, एक लिविंग सब्सटेंस पर सस्टेन कर रहा है, रह रहा है और वहाँ से फूड इंटेक कर रहा है। बिकॉज फंगाई इज जस्ट अ स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटोप्लाज्म, नॉट ऑन एनी ऑर्गन फॉर फूड इंटेक, नॉट हैव एनी ऑर्गन फॉर फूड इंटेक। हेटेरोट्रॉफ है, जिस बेस पे वो रह रहा है उस बेस से वो फूड का एब्जॉर्प्शन करता है। एब्जॉर्प्टिव टाइप ऑफ फूड इंटेक, फंगाई का फूड इंटेक एब्जॉर्प्शन मेथड है। जिस सरफेस पे फंगाई रह रहा है उस सरफेस से एब्जॉर्प्शन करता है फूड को। इसके लिए पहले उसे वहाँ एडहेंस होना पड़ता है, अटैच्ड होना पड़ता है। अटैच्ड होने के लिए उनके पास इस हाइफी तरह का स्ट्रक्चर उनके पास प्रिपेयर होता है। हाइफी टाइप का स्ट्रक्चर उनके पास प्रिपेयर होता है एंड दे ऑल्सो हैव सेल वॉल ऑन देयर सेल बाउंड्रीज आउट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। उनकी सेल मेम्ब्रेन के ऊपरी स्ट्रक्चर पर सेल वॉल है, बट वो सेल वॉल काइटिन की बनी है। दैट इज़ द बेसिक एक्सेप्शन ऑफ फंगाई। फंगाई प्लांट सेल और एनिमल सेल जैसा सेल नहीं होता है। फंगाई में सेल वॉल है पर वो सेल वॉल काइटिन की बनी है कंपैरेटिवली टू प्लांट सेल वॉल। प्लांट सेल वॉल सेलुलोज से बनी है पर काइटिन फंगाई की सेल वॉल काइटिन से बनी है। इसी काइटिन के कारण फंगाई की सेल वॉल थोड़ी सी कंपैरेटिवली स्टिफ होती है। अब फंगाई का जो स्ट्रक्चर आप यहाँ देखते हो, ये छोटे छोटे जो हाइफी के स्ट्रक्चर हैं, इन्होंने अपना नेटवर्क बनाया है। छोटे छोटे हाइफी के स्ट्रक्चर ने अपना नेटवर्क बनाया है और इनका होल नेटवर्क माइसीलियम कहलाता है। इसकी वजह से फूड एब्जॉर्ब करना इनके लिए थोड़ा सा आसान होता है। अब इस स्ट्रक्चर के अंदर एक चीज़ यहाँ पे समझ में आती है कि इस तरह के ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हैं। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के अंदर सेल वॉल कहाँ है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहाँ है, साइटोप्लाज्म किस तरह का है, ये चीज़ हमें समझनी है। इस फंगाई में सेल वॉल कैसी है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसा है, इसका साइटोप्लाज्म कैसा है, ये चीज़ हमें समझनी है। अब कुछ जो फंगाई किंगडम में आने वाली कुछ क्लासेस या कुछ फंगस स्ट्रक्चर्स में एक नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है कि उनके पास में हाइफी है, सबसे लास्ट में सेल वॉल है, नेक्स्ट उसके इंटरनली सेल मेम्ब्रेन होगी, अब इसमें जो साइटोप्लाज्मोफिल है ये एक तरह के सेल का या एक सेल का साइटोप्लाज्म नहीं है,
मल्टीपल सेल्स ने एक्यूमुलेट होकर, एग्रीगेट होकर हाइफी का स्ट्रक्चर बनाए हैं, हाइफी का स्ट्रक्चर बनाया है। तो उनकी सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल एक्यूमुलेट हो गई हैं, उन्होंने एक ट्यूब स्ट्रक्चर बनाया है, पर उनका साइटोप्लाज्म उसके अंदर है और साइटोप्लाज्म में मल्टीपल न्यूक्लियस हैं, साइटोप्लाज्म में मल्टीपल न्यूक्लियस हैं, क्योंकि न्यूक्लियस उसी बाउंड्री के, उसी अराउंड जो स्ट्रक्चर बना है उसके अंदर ही रहेंगे। तो इसके अंदर मल्टीपल न्यूक्लियस हैं, दीज आर न्यूक्लियस। तो इनका जो स्ट्रक्चर हुआ वो हुआ मल्टी न्यूक्लियस। हाइफी जो हुए वो हुए मल्टी न्यूक्लियस। इस तरह का मल्टी न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म कहलाता है सिनोसाइटिक हाइफी, सिनोसाइटिक हाइफी, जिसके अंदर मल्टी न्यूक्लियस हैं और एक साइटोप्लाज्म भरा है। जो साइटोप्लाज्म कहलाएगा दैट इज सिनोसाइटिक साइटोप्लाज्म, मल्टी न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म एंड द मल्टी न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म स्ट्रक्चर कॉल्ड सिनोसाइटिक हाइफी, सिनोसाइटिक हाइफी। इससे ये समझ में आता है कि सेल्स इकट्ठी हो गई हैं और उन्होंने एक स्ट्रक्चर बनाया है और उन सब सेल का न्यूक्लियस एक जगह है और उसका साइटोप्लाज्म एक जगह है, दैट इज सिनोसाइटिक साइटोप्लाज्म, ऑल्सो कॉल्ड मल्टी न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म और सिनोसाइटिक हाइफी स्ट्रक्चर। ठीक है, इस तरह से अपने फंक्शन के लिए मॉडिफिकेशन इनके अंदर होता है। आगे बढ़ते हैं। अब अकॉर्डिंग टू मोड ऑफ न्यूट्रिशन फंगाई हेटेरोट्रॉफ है, बट आगे आप हेटेरोट्रॉफ को भी डिवाइड करने चलोगे तो अकॉर्डिंग देयर नेचर, किस फील्ड में वो हैं, किस हैबिटेट में वो हैं, उसके अकॉर्डिंग वो किस चीज़ से फूड ऑब्जर्व कर रहे हैं। द टाइप ऑफ देयर होस्ट, द टाइप ऑफ देयर होस्ट एंड देयर एनवायरनमेंट भी हेटेरोट्रॉफ को आगे डिवाइड कर सकते हैं, उसे और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो हमें पता है, समझ में ये आया है कि फंगाई हेटेरोट्रॉफ स्ट्रक्चर है, एब्जॉर्प्टिव टाइप ऑफ बिहेवियर है, फीडिंग बिहेवियर है। बट हेटेरोट्रॉफ किस तरह का, अगर हेटेरोट्रॉफ है तो वो सेप्रोफाइटिक हो सकता है, सेप्रोफाइटिक हो सकता है। सेप्रोफाइटिक मीन्स फंगाई एब्जॉर्ब करता है सॉल्यूबल मैटर को, सॉल्यूबल मैटर यानी एक सॉल्यूबल, एक सॉल्यूशन के अंदर फूड है, एक सॉल्यूबल फूड है जिसको कंप्लीटली फंगाई ऑब्जर्व करता है। तो दैट इज टाइप ऑफ सेप्रोफाइटिक, सेप्रोफाइटिक कंप्लीट सॉल्यूबल मैटर को उसने ऑब्जर्व किया है। ठीक है, और ये सॉल्यूबल मैटर है, लिविंग सब्सटेंस नहीं है कि आप कि फंगाई ने किसी अनदर स्मॉलेस्ट एनिमल पे फीड किया है, उसे खाया है या उसे डाइजेस्ट किया है। ये सेप्रोफाइटिक सॉल्यूशन है, कंप्लीट डाइजेस्टिव फूड है जिसमें आगे फर्दर डाइजेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। ईडेबल फूड है जिसे डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन के थ्रू फंगाई ने फीड किया है। नेक्स्ट फंगाई अगर हेटेरोट्रॉफ है, फंगाई हेटेरोट्रॉफ है तो फंगाई पैरासाइटिक भी हो सकता है। पैरासाइटिक मीन्स फंगाई फीड करता है किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म पे, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म पे। ऑर्गेनिज्म मीन्स एनिमल भी हो सकता है और प्लांट भी हो सकता है। ऑर्गेनिज्म एनिमल भी हो सकता है और प्लांट भी हो सकता है। और फंगाई उसमें एंडोजीनस भी हो सकता है,
और एक्सो भी हो सकता है। फंगाई उस बॉडी के अंदर भी सर्वाइव कर सकता है, किसी ऑर्गेनिज्म में एज अ पैरासाइटिक किसी बॉडी के अंदर भी सर्वाइव कर सकता है, और किसी बॉडी की सरफेस पे भी रह सकता है। किसी बॉडी की सरफेस पे अगर वो रहता है तो वो एक सिंपल पैरासाइटिक फंगाई है कि उसने बॉडी के ऊपर से फीड किया है, खाना लिया है। लाइक ब्रेड के ऊपर फंगस है, वो एक्सो है। ठीक है, खाने के किसी मटेरियल के ऊपर फंगस है तो वो एक्सो है। नॉर्मली किसी ऑर्गेनिज्म के ऊपर फंगस रह रहे हैं तो वो एक्सो हैं। ठीक है, और उनके इस बिहेवियर के कारण वो एक सिम्बायोटिक स्टेज में रहते हैं, ऑर्गेनिज्म के साथ में सिम्बायोटिक स्टेज में रहते हैं। बट अगर फंगस किसी अदर एनिमल के साथ में कम्प्लीटली एंडोजीनस है तो उसके इस व्यवहार के कारण वो सिम्बायोसिस स्ट्रक्चर बनाता है, और उसके इस सिम्बायोसिस स्ट्रक्चर के कारण एक पर्टिकुलर स्टेज या पर्टिकुलर टैक्सा ऑफ एनिमल प्रोड्यूस करता है। लाइकेन। ठीक है, इन सिम्बायोटिक स्टेज में सिम्बायोसिस में फंगाई एक स्ट्रक्चर प्रोड्यूस कर सकती है, दैट इज लाइकेन। ठीक है, लाइकेन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फंगस एंड एल्गी। लाइकेन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फंगस एंड एल्गी। और ये लाइकेन्स अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, सीज़न के अकॉर्डिंग बनते हैं। एल्गी के साथ में अगर फंगस कोऑर्डिनेट करता है, सिम्बायोटिक स्टेज में रहता है, तो उसे हम कहते हैं लाइकेन। ठीक है, बट अगर सिम्बायोटिक स्टेज, यहाँ पे हम इसका जो कोऑर्डिनेशन है वो हम इसलिए कह रहे हैं कि एल्गी अकॉर्डिंग टू नेचर एक यूकैरियोटिक सेल होती है और एक सिंपल एनिमल सेल जैसा स्ट्रक्चर उसके अंदर पाया जाता है। तो यहाँ पे एक एनिमल सेल के साथ में उसने कोऑर्डिनेट किया है, इसीलिए लाइकेन को आप फंगाई और एक एनिमल सेल का कॉम्बिनेशन लाइकेन को एक एनिमल और फंगाई सेल का कॉम्बिनेशन कहा जा सकता है। नेक्स्ट, प्लांट के सेल के साथ में अगर फंगाई कोऑर्डिनेट करता है, जैसे कि लेग्यूमिनोसी फैमिली, यानी जिसमें सारी दालें आती हैं, सारे ग्राम्स आते हैं, उसमें इस तरह के इसकी रूट्स में, लेग्यूमिनोसी फैमिली की रूट्स में इस तरह के स्ट्रक्चर मिलते हैं। जैसे पर्ल लाइक रूट्स उनकी दिखती हैं, वो स्ट्रक्चर इस तरह के भी हो सकते हैं। ठीक है, अब ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये जो नोड्स होती हैं, छोटी छोटी नोड्स, नोड्यूल्स इन्हें कहते हैं, इसके अंदर फंगाई के स्ट्रक्चर हैं और इस तरह के स्ट्रक्चर को कहते हैं माइकोराइजा। माइकोराइजा का सबसे अच्छा जो यूज़ है, जो प्लांट के लिए यूज़फुल है, दैट इज़ कन्वर्ट नाइट्राइट टू नाइट्रेट। ठीक है, नाइट्राइट से नाइट्रेट में बदलने पर प्लांट को
एनर्जी मिलती है, प्लांट सेल को एनर्जी मिलती है और नाइट्रेट उस प्लांट के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अगर माइकोराइज़म में फंगाई रह रहे हैं, अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं, तो इनमें मल्टीपल यूजेस होते हैं। मैंने आपको एक सिंपल एग्जाम्पल बताया है कि नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदला जाता है जिससे एटीपी मिलते हैं, और वो एटीपी और वो जो एनर्जी कौन यूज़ करेगा, वो जो ऑर्गेनिज्म उस रूट में रह रहा है। ठीक है, उस ऑर्गेनिज्म को एटीपी मिल रहा है, एनर्जी मिल रही है, उनकी फीडिंग कैपेसिटी फुलफ़िल हो रही है, उनकी नीड्स फुलफ़िल हो रही हैं, और उसकी वजह से जो नाइट्रेट मिल रहा है, ये नाइट्रेट उस प्लांट स्ट्रक्चर के लिए इम्पॉर्टेंट है, उस सॉइल के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो दैट इज़ द टाइप ऑफ सिम्बायोसिस कि आप किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर रह रहे हैं, उस ऑर्गेनिज्म की हेल्प आप कर रहे हैं, जहां आप होस्ट कर एज अ गेस्ट रह रहे हैं, आप होस्ट की हेल्प कर रहे हैं और आपको भी उससे कुछ हेल्प मिल रही है। ठीक है, दैट इज़ द सिम्बायोटिक बिहेवियर ऑफ फंगाई। नेक्स्ट है द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन फंगाई। रिप्रोडक्शन किस बेसिस पे किस किस तरह का होता है। फर्स्ट है वेजिटेटिव। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मल्टीपल तरह से हो सकता है। फ्रेगमेंटेशन, कुछ टुकड़े फंगाई के गिरेंगे और उससे नए फंगाई प्रोड्यूस हो जाएंगे, दैट इज़ फ्रेगमेंटेशन। छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स इसमें से टूट के गिरेंगे और उन फ्रेगमेंट से छोटे छोटे नए फंगाई बन सकते हैं। फिजन, नॉर्मली बाइनरी फिजन, सेल डिवीज़न, बडिंग। ठीक है, दिस इज़ द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। फ्रेगमेंटेशन हो सकता है, बाइनरी फिजन, सिंपल बाइनरी फिजन टाइप की रिएक्शन हो सकती है, बडिंग हो सकती है। नेक्स्ट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बाय द स्पोर्स अब यहाँ देखिए स्पोर्स कैसे हो सकते हैं। फंगाई में स्पोर्स हो सकते हैं, जिन्हें हम कॉर्निडिया कह सकते हो, स्पोरोजियो स्पोर्स कह सकते हो, ज़ूस्पोर्स कह सकते हैं, कॉर्निडिया, स्पोरोजियोस्पोर्स और ज़ूस्पोर्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है oospore से, एस्कोस्पोर से, एस्कोस्पोर्स और बेसिडियोस्पोर्स। फंगाई में इतनी डाइवर्सिटी है कि पर स्पीशीज़, पर जीनस, पर ऑर्डर आपको नए नए तरह के स्ट्रक्चर्स दिखते हैं, उनके अंदर डिविजन्स दिखते हैं, अलग अलग तरह के स्पोर्स दिखते हैं। इसीलिए फंगस की जो रिप्रोडक्शन मेथड्स हैं वो बहुत अलग अलग होते हैं। ठीक है, इसीलिए इसमें हर तरह के रिप्रोडक्शन टाइप में मल्टीपल टाइप की आगे डिवीज़न, फर्दर डिवीज़न और हैं। अब अगर किसी स्पोर के ऊपर कोई फ्रूटिंग बॉडी दिखती है, मल्टीपल स्ट्रक्चर दिखते हैं,
तो आगे उसमें फंगस का डेवलपमेंट पाया जाता है, उसी से फंगाई बनता है। बट इनकी जो सेक्शुअल टाइप रिप्रोडक्शन की स्ट्रक्चर है, इसमें 2 डिस्टिंक्ट टाइप के स्ट्रक्चर्स आपको मिलेंगे जो आपको अच्छे से याद करने हैं, समझने हैं, ठीक है। और वो जो डिस्टिंक्ट टाइप के स्ट्रक्चर्स हैं सेक्शुअल साइकिल के अंदर, वो क्या चीज़ हैं वो हम समझते हैं। फर्स्ट है फंगाई की जो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन स्टेज है, उसमें एक टर्म आती है प्लाज्मोगैमी। दिस आर स्टेप ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। प्लाज्मोगैमी का मीनिंग है अगर प्रोटोप्लाज्म प्लस प्रोटोप्लाज्म दो फंगाई हैं जो मेटिंग कंपैटिबल हैं, 2 फंगाई हैं जो मेटिंग कंपैटिबल हैं, ठीक है। 2 फंगाई हैं जो मेटिंग कंपैटिबल हैं, यानी 2 सेल के स्ट्रक्चर्स हैं जो गैमीट्स हैं, मोटाइल हैं या नॉन मोटाइल हैं, डिपेंड ऑन द स्पीशीज़, ठीक है। oospores भी हो सकते हैं, एस्कोस्पोर्स भी हो सकते हैं, बेसिडियोस्पोर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो जो इनकी गैमेट्स होंगे वो नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं आपस में, और मोटाइल भी हो सकते हैं, ठीक है। फ्यूज़न होता है गैमेट्स के अंदर फ्यूज़न होता है और उनकी प्रोटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म का फ्यूज़न होता है, तो इसे हम कहेंगे प्लाज्मोगैमी। और इन्हीं सेल टू सेल प्लाज्मोगैमी में न्यूक्लियस भी डिवाइड होंगे, न्यूक्लियस भी फ्यूज्ड होंगे। तो जो न्यूक्लियस का फ्यूज़न होगा वो होगा कैरियोगैमी। न्यूक्लियस और प्लाज्मोगैमी के फ्यूज़न से एक जायगोट का फॉर्मेशन होगा, और वो जायगोट फॉर्मेशन आगे मियोसिस में जाएगा, और जैसे ही उसमें इमीडिएट मियोसिस होता है तो उसमें हैप्लॉइड सेल्स बन जाएंगे, हैप्लॉइड सेल्स या हैप्लॉइड स्पोर्स बन जाएंगे। हैप्लॉइड स्पोर्स आपको पता होना चाहिए। हैप्लॉइड मीन्स एन नंबर ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, जिनका जेनेटिक मटेरियल कम्प्लीटली n है, दैट इज़ हैप्लॉइड स्पोर्स। और वो हैप्लॉइड स्पोर्स फर्दर आगे डिवीज़न करने के लिए अब तैयार हैं, आगे उनमें फर्दर डेवलपमेंट होगा और फिर वो फिर से न्यू स्ट्रक्चर फंगाई का प्रोड्यूस होगा, न्यू फंगाई सेल बनेगा। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नाउ हम चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और फंगाई का क्लासिफिकेशन देखते हैं। फंगाई का क्लासिफिकेशन फर्दर कैसे किया जाता है, क्या उसके बेसिस होते हैं, क्या उसके कीवर्ड्स होते हैं। तो फंगाई के क्लासिफिकेशन के कीवर्ड्स क्या हैं, पहले ये आपको समझना है, ठीक है। फंगाई का क्लासिफिकेशन अगर होता है तो सबसे पहले उसके माइसीलियम का स्ट्रक्चर देखा जाता है। माइसीलियम का स्ट्रक्चर कैसा है, उसकी मॉर्फोलॉजी कैसी है। माइसीलियम मॉर्फोलॉजी। सेकंड, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर किस तरह के हैं,
उसके अकॉर्डिंग आप उसकी क्लास डिसाइड कर सकते हैं कि इसमें इस तरह के स्पोर्स हैं तो हमें इस फंगाई को इस पर्टिकुलर क्लास में रखना है। नेक्स्ट, फ्रूटिंग बॉडीज़। स्पोर्स बनने के बाद में उसके स्ट्रक्चर में क्या डेवलपमेंट होगा और उसमें किस तरह की फ्रूटिंग बॉडीज़ लगेंगे, इसके अकॉर्डिंग फंगाई का क्लासिफिकेशन किया जाता है। इन सब चीज़ों के अकॉर्डिंग फंगाई को क्लासेस में बांटा जाता है और फंगाई की 4 क्लासेस होती हैं। फंगाई की 4 क्लासेस के बेसिस आप समझ चुके हैं। अब हमें समझना है कि वो 4 क्लासेस कौन कौन सी हैं। क्लास 1 फाइकोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज। क्लास 2 एस्कोमाइसिटीज। क्लास 3 बेसिडियोमाइसिटीज। क्लास 4 डिटेरोमाइसिटीज। क्लास 1 फाइकोमाइसिटीज, क्लास 2 एस्कोमाइसिटीज, क्लास 4 बेसिडियोमाइसिटीज, क्लास 4 डिटेरोमाइसिटीज। 4 क्लासेस होती हैं फंगाई में। अब हम इन क्लासेस के बारे में अलग अलग समझेंगे कि किस क्लास का नाम क्यों रखा गया है, किस तरह उसकी टर्म को डिफाइन किया गया है। अब सबसे पहले बात करते हैं क्लास 1। दिस इज फाइकोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज सबसे पहले समझते हैं फाइकोमाइसिटीज कौन से हैबिटाट में रहते हैं। फाइको मीन से हम समझ चुके हैं कि प्लांट बेस्ड फंगाई के बारे में बात कर रहे हैं। फाइको मीन्स प्लांट बेस्ड, ठीक है। अब हैबिटाट की बात करते हैं। इक्वेटिक हैबिटाट है। ये जो फंगाई है किसी डिकेइंग वुड पे रहती है। डिकेइंग वुड पे जगह जगह पे बारिश के टाइम में या बारिश के सीज़न में हम देखते हैं कि किसी वुड के ऊपर पुरानी कोई लकड़ी का गत्था है, लकड़ी है या फिर कोई टुकड़ा पड़ा है या कुछ फाइबर्स पड़े हैं, वहाँ पे ग्रीन काय जैसा स्ट्रक्चर लगता है और छोटे छोटे प्लांट स्ट्रक्चर्स लग जाते हैं। इन्हीं में मल्टीपल स्पीशीज होती हैं फाइकोमाइसिटीज क्लास की। इनमें मल्टीपल स्पीशीज होती हैं फाइकोमाइसिटीज क्लास की। These are aquatic on decaying wood in moist environment, damp places। damp places जहाँ पे बहुत सारा मॉइस्चर है, पानी है, गीली मिट्टी है, ये सब चीज़ें आपको मिलती हैं और उन प्लेसेस पे अलग अलग तरह के अदर एनिमल्स मिलते हैं, ऑब्लिगेट पैरासाइट्स मिलते हैं जिन पे ये फीड करती हैं और बेसिकली ये डैम वुड पे, डिकेइंग वुड पे रहती हैं, इसीलिए इन्हें डैम वुड्स और डिकेइंग वुड्स को एक ऑब्लिगेट पैरासाइट की जैसे भी मानते हैं, ठीक है। तो ये जो फंगाई है फाइको बेस्ड स्ट्रक्चर पे फीड करती है, यानी प्लांट बेस्ड स्ट्रक्चर पे फीड करती है, इसीलिए इन्हें फाइकोमाइसिटीज कहते हैं। तो प्लांट बेस्ड स्ट्रक्चर पे फीड करना, वहाँ से फूड इनटेक करना इनका एक बेसिक फंक्शन है, इसीलिए इन्हें फाइकोमाइसिटीज कहते हैं कि इनका जो फीडिंग का मैटर है, जो सॉल्यूशन है, वो प्लांट बेस्ड है, ठीक है।
नेक्स्ट, इनका जो माइसीलियम होता है वो होता है एसेप्टेड। इनका माइसीलियम होता है एसेप्टेड। ठीक है, जब हम मॉर्फोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन में हमने बताया है कि अगर आप किसी फंगाई की क्लास को डिसाइड करोगे तो उसके माइसीलियम के स्ट्रक्चर पर डिसाइड करोगे। इसका माइसीलियम कैसा है? एसेप्टेड है और सीनोसाइटिक है। सीनोसाइटिक माइसीलियम मैं आपको समझा चुकी हूँ। सीनोसाइटिक माइसीलियम का मतलब है कि माइसीलियम की जो हाइफी है, माइसीलियम की जो हाइफी है उसके अंदर सभी सेल्स जिन्होंने कंबाइन करके हाइफी बनाया है उसमें पूरा एक साइटोप्लाज्म भरा होगा, एक पूरा साइटोप्लाज्म भरा होगा और उसके अंदर मल्टीपल न्यूक्लियस होंगे, यानी उसका स्ट्रक्चर मल्टी न्यूक्लिएटेड होगा और सब मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स जितने भी न्यूक्लियस है उन सब के चारों तरफ का साइटोप्लाज्म में एक ही हाइफी में फिल है। दैट इज द टाइप ऑफ सीनोसाइटिक हाइफी। सीनोसाइटिक हाइफी का जो नेटवर्क है वो है सीनोसाइटिक माइसीलियम। और सीनोसाइटिक माइसीलियम अगर एसेप्टेड है, जिसके अंदर इस तरह की दरार नहीं बनी हुई है, इस तरह के डिवीज़न नहीं बनी हुई है सेल वॉल की, सेल वॉल उसकी लास्ट में उसके किनारे पर है, लास्ट बॉर्डर पे है, लास्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आगे है, इसने सेल वॉल ने डिवीज़न नहीं किया है। दैट इज कॉल्ड एसेप्टेड माइसीलियम। ठीक है, तो सबसे सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर इसके माइसीलियम का है, इसके नेटवर्क का है, इसकी हाइफी का है। इसमें रिप्रोडक्शन जो होता है, इसमें रिप्रोडक्शन होता है बाय द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है। इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बाय द ज़ूस्पोर। ज़ूस्पोर जो मोटाइल है, ठीक है, बाय द अप्लैनोस्पोर। अप्लैनोस्पोर जो नॉन मोटाइल है। फाइकोमाइसेटीज फंगाई हमेशा प्लांट बेस्ड पैरासाइट्स पे फीड करती हैं, इसलिए उन्हें फाइकोमाइसेटीज, फाइको पे फीड करने वाली माइसेटीज कह सकते हैं। का माइसीलियम एसेप्टेड है। एसेप्टेड का मीनिंग है कि सेल वॉल ने छोटे छोटे सेप्टा का स्ट्रक्चर माइसीलियम की नेटवर्क में नहीं बनाए हैं। माइसीलियम सीनोसाइटिक है। सीनोसाइटिक माइसीलियम का मतलब है कि अब समझना आप, माइसीलियम का स्ट्रक्चर एक ट्यूब लाइक हाइफी के नेटवर्क से बना होता है। यह आपको पहले समझा चुके हैं, हाइफी से बना होता है। इस हाइफी का नेटवर्क होता है, इस हाइफी का नेटवर्क होता है, वो जो नेटवर्क बनता है वो माइसीलियम कहलाता है। अब एक माइसीलियम के एक हाइफी को अगर हम देखेंगे तो इसमें एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसमें लास्ट में प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और उसके बाहर प्लाज्मा सेल वॉल है। सेल वॉल जो कि काइटिन की बनी हुई है और इस काइटिन के स्ट्रक्चर और सेल वॉल के स्ट्रक्चर ने बीच में यहाँ पे कोई इस तरह के सेप्टा या दरार नहीं बनाए हैं, इस वजह से ये एसेप्टेड माइसीलियम है। और इसके अंदर साइटोप्लाज्म भरा हुआ है। जितनी भी नंबर ऑफ सेल से ये हाइफी का स्ट्रक्चर बनाया है, उन सभी सेल के साइटोप्लाज्म इनमें भरा है और उन सभी सेल का न्यूक्लियस एक ही जगह पे इकट्ठा है। दैट इज द मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर, जिसे हम साइनोसाइटिक कहते हैं। ठीक है, तो ये फाइकोमाइसेटीज फंगाई का स्ट्रक्चर है। फाइकोमाइसेटीज फंगाई के स्ट्रक्चर में, इस फंगाई में रिप्रोडक्शन किस तरह का होता है? रिप्रोडक्शन होता है एसेक्सुअल टाइप का। एसेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन होता है बाय द ज़ूस्पोर। ये ज़ूस्पोर्स मोटाइल होते हैं। बाय द प्लानोस्पोर्स ये नॉन मोटाइल है। ठीक है, स्पोर्स इसके एंडोजीनियस हैं। ठीक है, स्पोर्स इसके एंडोजीनियस हैं।
ये जो दोनों स्पोर्स हैं ये एंडोजीनियस हैं, यानी कि इनकी स्ट्रक्चर के अंदर ही प्रिपेयर हुए हैं। ठीक है। और जब ये एंडोजीनस हैं, एंडोजीनस स्ट्रक्चर हैं, तो किस में बनेंगे? अगर हम स्पोर की बारे में बात करोगे तो स्पोर्स किस में बनते हैं? स्पोरेंजियम में बनते हैं। स्पोर्स स्पोरेंजियम में बनते हैं। अब नेक्स्ट, अगर इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टर्म भी है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है स्पोरेंजियम में बने हुए स्पोर्स आपस में फ्यूज करते हैं और एक जाइगोस्पोर्स बनाते हैं। सिंपल स्पोर्स होते हैं जो जाइगोस्पोर्स बनाते हैं। ठीक है। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज़ूस्पोर से, प्लानोस्पोर से होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोरेंजियम में बने स्पोर से होता है। स्पोरेंजियम में बने स्पोर्स भी एंडोजीनस हैं और ज़ूस्पोर्स और प्लानोस्पोर्स भी एंडोजीनियस हैं जो स्पोरेंजियम में बने हैं। इनकी फ्रूटिंग स्पोरेंजियम में बनते हैं। अब इसमें अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो इनके स्पोर्स आपस में फ्यूजन करके जाइगोस्पोर्स बनाते हैं। और इनके जो स्पोर्स हैं ये दो तरह के हो सकते हैं अकॉर्डिंग देयर मॉर्फोलॉजी। अगर दोनों स्पोर्स सेम स्ट्रक्चर के हैं तो दे आर कॉल्ड आइसोगैमस, और अगर एक तरह के नहीं है एनाइसोगैमस। आइसोगैमस, अनाइसोगैमस। अब सबसे ज़्यादा टफ क्वेश्चन कि फंगाई में कौन कौन से फंगस आते हैं। इसमें आपको जो याद करना है वो है मिक्योर, राइजोपस, एल्बुको। अब इनमें आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज आप इसके साथ में एक चीज़ को लिंक कर सकते हैं। ब्रेड फंगस, ये ब्रेड मोल्ड पे बनते हैं, और ये है मस्टर्ड फंगस। ठीक है। अब एक बार फिर से देखिए, क्लास फर्स्ट फाइकोमाइसिटीज, हैबिटाट किसका है? इक्वेटिक है। डिकेइंग वुड पे, डिकेइंग कास्ट पे, लकड़ी के गीली टुकड़ों पे, बारिश में सूखे पत्तों पे, स्पेसिफिकली फाइकोटाइप के यानी प्लांट बेस्ड मटेरियल पे ये फीड करती हैं, अपना फूड इंटेक करती हैं, इसीलिए इन फंगाई का नाम है फाइकोमाइसिटीज। ठीक है। सेप्टा माइसीलियम असेप्टेड है। असेप्टेड माइसीलियम का मतलब मैं आपको समझा चुकी हूँ। माइसीलियम के एक हाइफी में अगर सेप्टा या दरारें नहीं हो तो वो असेप्टेड माइसीलियम होता है। हाइफी सिनोसाइटिक है, मल्टी न्यूक्लिएटेड है यानी कि सिनोसाइटिक है। ठीक है। इस तरह का इनका स्ट्रक्चर है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसके अंदर होता है तो बाय द ज़ूस्पोर, बाय द प्लानोस्पोर्स हो सकता है। ज़ूस्पोर्स जो होते हैं वो होते हैं मोटाइल, और प्लानोस्पोर्स जो होते हैं वो होते हैं नॉन मोटाइल। ये एंडोजीनियस होते हैं यानी कि स्पोरेंजियम के स्ट्रक्चर में बनते हैं, फंगाई के बाहर के स्ट्रक्चर से नहीं अटैच्ड होते हैं, फंगाई के स्ट्रक्चर के अंदर ही एंडोजीनियसली बनते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? स्पोरेंजियम में जो स्पोर्स बनते हैं वो अगर फ्यूज़न करते हैं तो जाइगोस्पोर बनाते हैं, यानी कि एक 2n स्ट्रक्चर बना के देते हैं। अगर ये दोनों स्पोर्स
एक जैसे स्ट्रक्चर में दिखते हैं तो वो होते हैं आइसोगैमस, और नहीं दिखते हैं वो होते हैं अनाइसोगैमस। ठीक है, ये है फाइकोमाइसिटीज क्लास। नेक्स्ट क्लास है क्लास सेकंड, दिस इज एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज नोन एज सेक फंगाई। ठीक है, नॉर्मली जो मशरूम की बारे में बात करते हो, एस्कोमाइसिटीज मल्टी सेलुलर फंगाई है। एस्कोमाइसिटीज मल्टी सेलुलर फंगाई है, पर इसमें स्पेशल एक केस है यीस्ट, जो कि यूनिसेलुलर है। ये एक्सेप्शन है, यीस्ट एस्कोमाइसिटीज में आता है, बाकी मल्टी सेलुलर है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है पेनिसिलियम। जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट फंगाई है, जो एंटीबायोटिक्स बनाने में काम में ली जाती है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फंगाई के रूप में इसको जाना जाता है। नॉर्मली एस्कोमाइसिटीज फंगाई के बारे में बात करते हैं तो दे आर सेप्रोफाइटिक। सेप्रोफाइटिक का मीनिंग आपको पता होना चाहिए, जो इसके बिफोर हमें समझाया गया है। सेप्रोफाइटिक मीन्स एक डिकेइंग कंप्लीट सॉल्यूबल को फीड करना, कंप्लीट डाइजेस्टिव सॉल्यूबल स्ट्रक्चर को, सॉल्यूबल मैट्रिक्स को फीड करना, जिसमें डाइजेशन करने की आगे फर्दर रिक्वायरमेंट नहीं है। ये डिकम्पोजर्स भी हैं। किसी डिकेइंग मटेरियल को डिकम्पोज करने के काम में ली जाती है। डेड मटेरियल को डिकम्पोज करने के में काम में ली जाती है। पैरासाइटिक भी है, फर्दर किसी स्ट्रक्चर पे फीड करती है। कैप्रोफाइटिक है। कैप्रोफाइटिक मीन्स फीड ऑन द डंक। डंक पे फीड करती है, डंक में जो भी बीटल्स वगैरह होते हैं उनमें फीड करती है एज अ पैरासाइटिक फंगाई। इनकी जो माइसीलियम है, अब इनके स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। अब इनकी हैबिटाट से अलग निकल के हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं तो इसकी जो माइसीलियम है वो है सेप्टेड। सेप्टा का फॉर्मेशन किससे होता है? सेल वॉल से। सेल वॉल ने इनकी हाइफी पे छोटे छोटे सेप्टा बनाए हुए हैं और सेप्टा के स्ट्रक्चर से इनका साइटोप्लाज्म डिवाइड है, मल्टी न्यूक्लिएटेड नहीं है। तो अगर सेप्टेड है तो वो सिनोसाइटिक स्ट्रक्चर नहीं है। सेप्टेड अगर आपको माइसीलियम मिलेगा, उसकी हाइफी सेप्टेड मिलेंगे, तो जो उसका साइटोप्लाज्म होगा वो सिनोसाइटिक नहीं होगा। ठीक है, अगर सेप्टेड माइसीलियम मिलेगा तो उनका साइटोप्लाज्म सिनोसाइटिक नहीं होगा, क्योंकि साइटोप्लाज्म का डिवीज़न हो चुका है, मल्टी न्यूक्लिएटेड नहीं है। रिप्रोडक्शन इसके अंदर कैसा होता है? इसमें रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों तरह का होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बाय द कॉनिडिया। ठीक है, कॉनिडिया जो इसके हैं वो एक्सोजीनस हैं। ठीक है, अब ये कॉनिडिया आगे जाकर माइसीलियम बनाता है, यानी कि हाइफी का एक नेटवर्क बनाता है और उस माइसीलियम पे ये कॉनिडियोफोर्स कॉनिडिया लगते हैं। इसीलिए इस जो माइसीलियम है जिस पे कॉनिडिया लगते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉनिडियोफोर। ठीक है,
पर्टिकुलर माइसीलियम पे कॉनिडिया बनते हैं और ये कॉनिडिया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं कॉनिडिया आगे जाके जर्मिनेट होते हैं। कॉनिडिया आगे जाके जर्मिनेट होते हैं और वो नया माइसीलियम बनाते हैं। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत ही सिंपल है, कॉनिडिया के थ्रू होते हैं। स्पेसिफिक टाइप के माइसीलियम पे कॉनिडियोफोर बनते हैं और कॉनिडियोफोर बनने के बाद में उन कॉनिडियोफोर वाले माइसीलियम से कॉनिडिया बनते हैं और वो कॉनिडिया बाद में जर्मिनेट होते हैं और न्यू माइसीलियम स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये इनका सिंपल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने का तरीका होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें नेक्स्ट एस्कोमाइसीटीज के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं। तो समझते हैं कि एस्कोमाइसीटीज फंगाई के जो स्पोर्स होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में काम में आने वाले एस्कोमाइसीटीज के स्पोर्स जो हैं एस्कोमाइसीटीज के स्पोर्स एंडोजीनियस हैं। ये एंडोजीनियस स्पोर्स डिफरेंट टाइप के सेक लाइक स्ट्रक्चर्स में बनते हैं और जो ये सिंपल टाइप का स्ट्रक्चर है वो कहलाता है सिंगुलरली स्काई, प्लूरली स्काई और सिंगुलर अगर आप इसको बोलोगे तो इसको बोलोगे आप एक एस्कस और वो अरेंज होकर प्लूरली बनाता है स्काई। इसीलिए इस फंगाई का नाम एस्कोमाइसीटीज है। इस टर्म से इसका नाम एस्कोमाइसीटीज पड़ा है। अब इस तरह के स्काई अलग अलग तरह की फ्रूटिंग बॉडीज़ पे अरेंज होते हैं। अलग अलग तरह की फ्रूटिंग बॉडीज़ पे इस तरह से अरेंज होते हैं। जो स्ट्रक्चर आप एस्परजीलस में देखते हैं, जो स्ट्रक्चर आप एस्परजीलस नाम के फंगाई में देखेंगे, इसका जो एग्जाम्पल है वो है एस्परजीलस। ठीक है, एस्कस जो अरेंजमेंट होता है वो स्पेसिफिक टाइप की फ्रूटिंग बॉडीज़ बनाते हैं और स्पेसिफिक टाइप की फ्रूटिंग बॉडी को कहते हैं एस्कोकार्प। ठीक है, इस तरह से इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। कुछ फ्रूटिंग बॉडीज़ बनते हैं जिन्हें हम एस्कस स्काई प्लूरली स्काई कहते हैं। देन वो एस्कोकार्प बनाते हैं और देन उनके अंदर एक जाइगोट फॉर्मेशन होता है, फर्दर डिवीज़न होता है और न्यू माइसीलियम स्ट्रक्चर्स बनते हैं। इसमें स्पेसिफिकली एस्परजिलस इसका एग्जांपल आपके सामने है एंड न्यूरोस्पोरा जो कि बायोकेमिकल वर्क के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। न्यूरोस्पोरा बायोकेमिकल वर्क, बायो इंजीनियरिंग और जेनेटिक वर्क के लिए एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंटल स्पेसिमेन के जैसे काम करता है। जब आप फर्दर बायोलॉजी स्टडीज़ करोगे तो आपको न्यूरोस्पोरा कई बार काम में एज एग्जाम्पल एज एक्सपेरिमेंट स्पेसिमेन काम में लेना होगा। क्लेविसेप्स इसके फर्दर एग्जाम्पल हैं। ठीक है, और इनमें कुछ ईडिबल फंगाई भी हैं। इनमें जो ईडिबल फंगाई जो उनका ग्रुप या टैक्सॉन है वो है मॉरल्स और ट्रफल्स, जिन्हें खाया जा सकता है, ट्रफल्स। ठीक है, ये है एस्कोमाइसीटीज। नेक्स्ट जो आपकी फंगाई का क्लास है वो है बेसिडियोमाइसीटीज। क्लास 3rd बेसिडियोमाइसीटीज।
बेसिडियोमाइसिटीज एक सिंपल फंगाई है जिसको आप नॉर्मली कह सकते हो मशरूम्स, क्योंकि इसमें जो भी एग्जांपल्स हैं वो मशरूम हैं। मशरूम को आप ब्रैकेट फंगाई भी कह सकते हो, ब्रैकेट फंगाई, या पफ बॉल्स भी कह सकते हो। पफ बॉल भी इन्हें नॉर्मली कहा जाता है। और ब्रैकेट फंगाई, ब्रैकेट फंगाई इसलिए कहा जाता है कि जो मशरूम का स्ट्रक्चर है ऐसा आपको दिखाई देता है। इस फंगाई के स्ट्रक्चर को नॉर्मली और अम्ब्रेला जैसा स्ट्रक्चर इसका दिखाई देता है, पर इस अम्ब्रेला को अगर आप इस तरह उसका ट्रांसफर सेक्शन देखोगे तो इस तरह के फ्लैप उसके अंदर बने होते हैं, जैसे ब्रैकेट्स बने होते हैं। दैट्स व्हाई दे कॉल ब्रैकेट फंगाई। छोटे छोटे उसके अंदर ब्रैकेट्स बने होते हैं, इसलिए हम उसे ब्रैकेट फंगाई भी कहते हैं। ये जो फंगाई है एक सिंपल सी फंगाई है कि किसी पेड़ पे, ट्रम्प पे, श्रब्स पे, प्लांट बॉडीज़ पे रस्ट, स्मट इस तरह से लग जाती है। किसी भी प्लांट बॉडी पे बारिश के टाइम पे इस तरह के छोटे छोटे रस्ट लगते हैं, स्मट्स लगते हैं। सरफेस पे पर्टिकुलर मशरूम का फॉर्मेशन होता है, जिसे आप फ्रॉग टेबल भी कहते हो, टैडपॉल टेबल भी कहते हैं। इस तरह के स्ट्रक्चर्स बनते हैं। ये सब मशरूम बेसिडियो फंगाई में आते हैं। इनके माइसीलियम का स्ट्रक्चर जो होता है वो होता है सेप्टेड। बेसिडियोमाइसिटीज बेसिडियोमाइसिटीज के माइसीलियम का स्ट्रक्चर होता है सेप्टेड। ठीक है, अब सेप्टेड है तो सिनोसाइटिक नहीं होगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसके अंदर नहीं होता है, बट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इसके अंदर बहुत कॉमन है। वेजिटेटिव स्ट्रक्चर इसके अंदर रिप्रोडक्शन ओनली बाय द फ्रेगमेंटेशन, सेक्सुअल ऑर्गन इसके अंदर एब्सेंट है, सेक्सुअल ऑर्गन इसके अंदर नहीं है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें नहीं होता है, ओनली वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इसके अंदर होता है। इसके अंदर प्लाज्मोगैमी होती है, पर वो प्लाज्मोगैमी किस तरह की प्लाज्मोगैमी है? स्पेसिफिकली टू वेजिटेटिव सेल्स आपस में इकट्ठी होती हैं। वेजिटेटिव सेल्स आपस में इकट्ठी होती हैं, उनका प्लाज्मा इकट्ठा होता है, प्रोटोप्लाज्म इकट्ठा होता है, उनका प्रोटोप्लाज्म इकट्ठा होता है। और उनके इकट्ठे होने से उनके जो आपस में जीनोटाइप हैं वो आपस में अरेंज होते हैं, यानी कि इनके डीएनए आपस में अरेंज होते हैं, इनके जीनोटाइप आपस में अरेंज होते हैं। इसमें दो वेजिटेटिव सेल्स आपस में अरेंज होती हैं और अपने जीनोटाइप को रीअरेंज करती हैं। ठीक है, देन इसके अंदर कैरियोगैमी होती है। जब इनके प्रोटोप्लाज्म इकट्ठे हो गए देन इनके न्यूक्लियस आपस में अरेंज होंगे। प्रोटोप्लाज्म अरेंज होने के बाद में न्यूक्लियस आपस में अरेंज होंगे, देन कैरियोगैमी होगी। प्रोटोप्लाज्मोगैमी देन कैरियोगैमी। पहले इसमें प्लाज्मोगैमी होगी, देन उसके बाद में कैरियोगैमी होगी। प्लाज्मोगैमी के बाद में कैरियोगैमी होगी, यानी दो न्यूक्लियस का आपस में फ्यूज़न होगा तो एक न्यू फंगाई सेल बनेगी। और ये न्यू फंगाई सेल्स का जो स्ट्रक्चर है वो डाइकैरियोटिक है। एक डाइकैरियोटिक स्ट्रक्चर से एक न्यू सेल्स जो बनेगी दैट इज कॉल्ड बेसिडियम, दैट इज कॉल्ड अ स्ट्रक्चर बेसिडियम। और ये बेसिडियम में बेसिडियोस्पोर्स बनेंगे। इस बेसिडियम से बेसिडियोस्पोर्स बनेंगे कैसे कि ये एक जायगोट का फॉर्मेशन हुआ है, एक डाइकैरियोनिक स्ट्रक्चर बना है। एक डाइकैरियोनिक स्ट्रक्चर से
एक 2n स्ट्रक्चर बना है दैट इज़ कॉल्ड बेसिडियम, और ये बेसिडियम आगे जाके मियोसिस करेगा। मियोसिस के थ्रू इस स्ट्रक्चर में बनेगा बेसिडियोफोर। ये इसका स्पेसिफिक तरह का रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, और ये बेसिडियोफोर आगे जाके एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस होंगे, अलग अलग प्रोड्यूस होंगे, एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस होंगे और नए बेसिडियम बनाएंगे। ठीक है, नए बेसिडियम बनाएंगे। ये जो आगे इसका फर्दर डेवलपमेंट होगा वो होगा एक्सोजीनियसली। इसका मतलब है कि ये बेसिडियोफोर के अलग अलग बेसिडियम अपने अपने नए नए बेसिडियम के स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करेंगे बाय द सेपरेशन। ये जो बेसिडियाज हैं, फिर जो इनका प्लूरल स्ट्रक्चर होगा, जो इनके फर्दर डेवलपमेंट के बाद में इनके प्लूरल स्ट्रक्चर्स बनेंगे दैट कॉल्ड बेसिडिया, और ये बेसिडिया आगे अरेंज होंगे एक बेसिडियोकार्प के स्ट्रक्चर में। ये आगे अरेंज होंगे एक बेसिडियोकार्प के स्ट्रक्चर में। ठीक है, ये आके अरेंज होंगे एक बेसिडियोकार्प के स्ट्रक्चर में। ठीक है, इस तरह से फंगाई का फॉर्मेशन होगा, और इस फंगाई के नॉर्मल से एग्जाम्पल है मशरूम। इसका इस तरह का जो स्ट्रक्चर है वो इनके स्पेसिफिक टाइप की रिप्रोडक्टिव प्रोसीजर के कारण है। मशरूम्स, स्मट, पक्सीनिया, यानी कि रस्ट, स्मट को आप यूस्टेलिको बोल सकते हैं। ठीक है, अब ये स्पेसिफिक तरह का स्ट्रक्चर है जो आपको इंट्रोडक्शन में बताया गया है कि एक सिंपल सा सेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन नहीं है। इसके अंदर क्या हुआ है, प्लाज्मोगेमी हुई है, दो वेजिटेटिव सेल्स आपस में मिली हैं, थोड़े टाइम के लिए डाइकैरियोनिक स्टेज मिली है, उसके बाद में उनके जो दोनों न्यूक्लियस से आपस में अरेंज हो गए हैं, कैरियोगेमी हुई है, कैरियोगेमी से एन बना है, एन का जो स्ट्रक्चर है आगे डेवलप्ड हुआ है, तो दैट कॉल्ड बेसिडियम। जो 2n स्ट्रक्चर है बेसिडियम है, फिर उसने आगे जाकर डेवलपमेंट किया है, मियोसिस किया है, बेसिडियोफोर बना है। बेसिडियोफोर बनने के बाद में इसमें से अलग अलग बेसिडियम निकले हैं, और बेसिडिया ने भी फर्दर डेवलपमेंट किया है और वो बना है बेसिडिया। ठीक है, और ये जो जितने भी बेसिडिया हैं वो बेसिडियोकार्प में अरेंज हुए हैं, और इन्होंने इस तरह का फंगस का स्ट्रक्चर पूरा प्रिपेयर करके तैयार किया है। ठीक है, इसके आगे सबसे लास्ट में जो इसकी क्लास 4 है दैट इज ड्यूटेरोमाइसिटीज। ड्यूटेरोमाइसिटी की स्पेसिफिक क्लास है जिसे आप एक इम्परफेक्ट फंगाई कह सकते हो। इम्परफेक्ट फंगाई, इस फंगाई के स्ट्रक्चर से कभी भी कंफ्यूजन क्लियर नहीं होता है कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में है या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में है। इसमें मे भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। पर
इनकी जो आपको स्टेजेस दिखेंगी वो इनकी वेजिटेटिव स्टेजेस, जो स्ट्रक्चर्स आपको इनकी दिखेंगी ठीक है, नॉर्मली से समझते हैं। इस फंगाई में एक छोटी सी प्रॉब्लम है, इसको आप Retromacetes में रखते हैं। क्यों? इसका जो स्ट्रक्चर है वो बायसेक्सुअल टाइप का है। इसमें कंडीशन ये है कि आपके पास में इसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की स्टेज है, पर आगे जब उसका फर्दर डेवलपमेंट होगा, उसका आई थिंक उसका बेसिडियो कार्प बन रहा है या एस्को कार्प बन रहा है या उसका नॉर्मल स्ट्रक्चर एक फंगाई का स्ट्रक्चर बन रहा है या उसकी सिनोसाइटिक माइसीलियम बन रही है, उस बेसिस पे उसकी रिप्रोडक्टिव स्टेज फर्दर जाके कौन सी क्लास में शिफ्ट हो रही है, दैट इज़ नॉट कन्फर्म्ड। ठीक है, आपको पर्टिकुलर स्ट्रक्चर मिलेगी कि ये Deuteromacetes में आ रहा है, पर उसकी रिप्रोडक्टिव स्टेज के आगे उसका स्ट्रक्चर जिस फ्रूट बॉडी पे बन रहा है, जिस फ्रूट बॉडी का बन रहा है, उसके बेसिस पे उसकी फर्दर आगे नेक्स्ट क्लास डिसाइड हो रही है। उसके बाद में वो किसी और क्लास में शिफ्ट हो रही है, उसका ऑर्गेनिज्म आपको किसी और क्लास में देखने को मिल रहा है। दैट इज़ लाइक Deuteromacetes। ठीक है, नॉट अ परफेक्ट माइसेटीज। इसके अंदर क्या होगा आगे चल के, ये किस तरह के स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होती है, इसका कोई भी कंफर्मेशन नहीं है। इस पर अभी थोड़ी बहुत रिसर्च और चल रही है और आगे इसको इस्टेब्लिश करने की कोशिश की जा रही है। पर जो ये है वो एक फ्यूज़न टाइप की फंगाई है, जो कि बेसिडियोमाइसेटीज, एस्कोमाइसेटीज, फाइकोमाइसेटीज तीनों में कंपैरेटिवली आपको इसकी स्पीशीज़ मिल जाती है। तो इसमें कॉनिडिया भी बन रहा है, इसमें एस्कोस्पोर्स भी बनते हैं। ठीक है, तो commonly known as imperfect fungi because only the asexual and vegetative phases of these fungi are known। आपको केवल इस तरह के स्ट्रक्चर्स ही देखने को मिलेंगे। जैसे ही इसका रिप्रोडक्शन होगा तो उसकी जो फेसेस होंगी वो किसी और क्लासेस में शिफ्ट हो जाएंगी। When the sexual form of this fungi were discovered, they are moved into classes they rightly belong to it। ठीक है, जैसे ही इसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की स्टेजेस प्रिपेयर होंगी, ये किसी और क्लास में शिफ्ट हो जाती है। इट इज़ पॉसिबल दैट एसेक्सुअल एंड वेजिटेटिव स्टेज हैव बीन गिवन वन नेम। ये हो सकता है कि इसकी एसेक्सुअल स्टेज को और वेजिटेटिव स्टेज को एक नाम दिया गया है, एक क्लास में रखा गया है, पर लेटर द लिंकेज वॉज एस्टैब्लिश फंगाई करेक्टली आइडेंटिफाई मूव्ड आउट टू Deuteromacetes। जब ऐसे ही इसकी सेक्सुअल माइसेटीज की स्टेज आएगी, रिप्रोडक्टिव स्टेज आएगी, ये किसी और फर्दर क्लास में चली जाएगी। ठीक है, जैसे कि अगर इसके अंदर एसेक्सुअल स्पोर्स हैं वो कॉनिडिया बनाते हैं, एसेक्सुअल स्पोर्स हैं वो कॉनिडिया बनाते हैं। कॉनिडियो स्पोर से रिप्रोडक्शन हुआ, पर आगे जाके उसका माइसीलियम सेप्टेड हो गया, सिनोसाइटिक उसका साइटोप्लाज्म हो गया, तो आप इसको किस में रखोगे? इसके ये जो कैरेक्टर है वो किस में जाएंगे? सिंपल, इसका जो ये कैरेक्टर है वो किस में जाएगा? फाइकोमाइसेटीज में जाएगा। तो ये शिफ्ट हो गई किसी और क्लास में। ठीक है, इस तरह से ये किसी और फर्दर क्लास में शिफ्ट हो जाती हैं। इनके एग्जाम्पल्स आप समझ लीजिए। इनके एग्जाम्पल्स हैं ट्राइकोडर्मा, याद करने का तरीका है, इस नाम का एक पाउडर आता है, एक क्रीम आती है, कोलेक्ट्रोट्राइकम। कोलेक्ट्रोट्राइकम ठीक है, अल्टरनेरिया, अल्टरनेरिया, ये इसके क्लासेस हैं। तो ये फर्दर सारी फंगाई की क्लासेस हैं
जो हमने थोड़ी थोड़ी एक्सप्लेन की हैं ये सब याद करने की चीज़ें हैं। धीरे धीरे इनके छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को याद करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा, क्योंकि इसमें मल्टीपल डाइवर्सिटी है, बहुत सारे साइंटिफिक नेम हैं तो आपको याद करने पड़ेंगे। ओके।